हेलो गाइस, दिस साइड निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, आप सभी स्टूडेंट को जो हमें नेक्स्ट यूनिट कंटिन्यू करनी थी मिलकर, वो थी हम मतलब नेक्स्ट टॉपिक रीतिकाल काल निर्धारण। देखो, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के टाइम को 17 से 19 सेंचुरी तक माना। ठीक है, तो बाद में सभी विद्वानों ने यही अवधि स्वीकार कर ली। उन्होंने पता लगाने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि आचार्य जी काफ़ी पुराने थे, उनकी बात को प्रायोरिटी दी गई कि हाँ जी ठीक है, ये ही बात इम्पोर्टेंट है, इसी बात के रिगार्डिंग हम आचार्य जी की बात को मान लेते हैं। अब जी आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा कि उन सभी के अनुसार, खासकर आचार्य जी के अनुसार, रीति का अर्थ काव्य रीति है। इसमें उन्होंने जो सिम्टम्स हैं उन सबको, रचनाओं के सिम्टम्स को, लक्षण को इम्पोर्टेंस दी। ठीक है, जैसे इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, रीतिवाद, रीतिकल, रीतिकाल और काव्य में। तो वही इसी के बिहाव पर किया गया। वो ऐसा नहीं है कि अपने पास से उन्होंने कर दिया। उन्होंने 3 वर्ग जो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त डिवाइड करे। ठीक है, अभी जो से पहले मैंने आपको बताया वो आगे की चीज़ है, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो जी आगे इन्होंने बोला है कि सूरदास की साहित्य लहरी में रीति तत्व है, लेकिन विद्वान रीतिकाल का पहला प्रोणाचार्य और कवि केशव दास को मानते हैं और कुछ चिंतामणि को मानते हैं। ठीक है, देखो अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं, सब ने जिसको देखा उसने उसको मानना शुरू कर दिया। किसी का कुछ ये नहीं है कि किस तरीके से हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं नहीं, जिसको जैसा मानना था उसने वैसा माना। ठीक है, उसके बाद रीतिकाल की प्रवृत्ति के अनुकूल अनेक शास्त्रीय ग्रंथों की रचना कर चुके थे। श्रृंगारिक रचना छिटपुट रूप में लिखी जाती रही और चिंतामणि के बाद रीति ग्रंथों का रचना प्रवाह तेज हो गया। मतलब चिंतामणि ने जो चीज़ें लिखी, जो चीज़ें बताई, उसको और भी ज़्यादा लोगों ने फैला दिया, क्योंकि आचार्य जी के एक ये हो गया कि पर्सपेक्टिव, मतलब उनका जो था वो ओल्ड थे। ठीक है, वो एक पुराना पर्सपेक्टिव हो गया। तो जो आगे लोग आते गए और लोगों को इम्पोर्टेंट लगते गए, उनका जो था यहाँ पर वो करते गए, मानते गए। ठीक है, इसी तरीके से प्रताप सिंह को रीतिकाल का अंतिम प्रोण आचार्य और कवि माना जाता है और रचना काल 1881 से 19 तक निश्चित किया गया। इस तरीके से जो मॉडर्न रीतिकाल की खोज मानी गई वो 1646 से 19 सेंचुरी तक की, 1900 तक की प्रमाणित होती है। ठीक है, ये भी बात आप याद रखना। अब आ जाओ मेन, हमारा रीतिकाल का नामकरण कैसे हुआ। देखो भाई, रीतिकाल के नामकरण पर तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। पर रीतिकाल का नामकरण रामचंद्र ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल का नाम दिया। 17 सेंचुरी से 19 सेंचुरी तक का उसको माना। कुछ विद्वानों ने इस काल को श्रृंगार काल भी कहा कि ये इतना सजा हुआ, इतना अच्छा, हर चीज़ इतनी वो उसके अंदर, एक इस तरीके का नाम उसको दिया गया यहाँ पर। ठीक है, अब ये बात आती है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में मध्यकाल का दूसरा चरण रीतिकाल के नाम से अभिहित किया गया। रीति कहते हैं प्रणाली को, परिपाटी को, ढंग को। ठीक है, इस समय के कवियों की काव्य रचना करने की विशेष प्रणाली थी और वह ये थी कि पहले वो काव्य रचना की रीति यानी लक्षण समझाते थे और उसके बाद उन लक्षणों का उदाहरण देकर उस बात को और भी ज़्यादा डीपली समझाया करते थे। ठीक है, ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। रीतिकाल को एक विशेष पद या फिर काव्य के शोभा कारक शब्द के अर्थों में धर्मों से युक्त पद रचना ही रीति के तौर पर रखा गया, कि इसमें ये सारा जो पर्सपेक्टिव है, ये सारी चीज़ें नहीं रखी जाएंगी। इस तरीके से उसको अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, इसके अंदर रस, ध्वनि, चतुर्थ अलंकार, बहिरंग तत्व, सौंदर्य, बहुत सारी चीज़ों को इंपॉर्टेंस दी गई। कि देखो, अब देखो मेरी बात सुनो, अगर एक साहित्य, जैसे एग्जाम्पल मैं पंजाबी ले लेती हूँ, पंजाबी लैंग्वेज है, वो भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है। उसको बोलने का तरीका, उसको सुनने का जो है एक, उसको किस तरीके से शुद्ध पंजाबी, कुछ लोग शुद्ध पंजाबी नहीं बोलते हैं, नॉर्मल पंजाबी भी बोलते हैं। जो पंजाबी दिल्ली आए हुए हैं वो लोग पंजाबी के लहजे में बात करके हिंदी बोलते हैं, क्योंकि उनकी मदर टंग है, वो उनको है, वो करेंगे ही, वही करेंगे। तो वही सेम चीज़ रीतिकाल के उसमें किया गया कि इसका एक ऐसी इम्पोर्टेंस के तौर पे, एक ऐसा, मतलब ये
कर दिया गया कि यार यही है, जो कुछ है सब कुछ यही है, बहुत मस्त चीज़ है। रीतिकाल के नामकरण के संबंध में सबसे प्राचीन अभिमत डॉक्टर ग्रियर्सन का मिलता है। ग्रियर्सन को हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के अधिकारी का विद्वान माना जाता है, मतलब एक तरीके से हेड इनको मान लिया गया। 1889 में मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। ये एक बृहदाकार ग्रंथ है, ठीक है। इसका जो 7th एडिशन है वो रीतिकाल को काव्य कला के नाम से भी बताया गया, ठीक है। उन्होंने माना कि 16वीं शताब्दी के अंत से लेकर पूरी 17वीं शताब्दी तक का समय जो था वो मुगल साम्राज्य के उत्थान का समय था। उनमें उल्लेखनीय काव्य कला प्रस्तुत हुई, ठीक है। इस संबंध में उनके ये शब्द हैं, द एंड ऑफ 16th सेंचुरी एंड द होल ऑफ द 17th सेंचुरी, अ पीरियड कॉरस्पॉन्डिंग क्लोजली विद द सुप्रीमेसी ऑफ मुगल एम्पायर, प्रेजेंट अ रिमार्केबल अरे ऑफ पोएटिक टैलेंट। देखो, अगर हिंदी में कहीं इंग्लिश लिखी हुई है तो आप लिख सकते हो, कोई मनादी नहीं है, टीचर आपके मार्क्स नहीं काटेगा। लेकिन आप अपने पास से लिखोगे ना तो दिक्कत देगा, फिर टीचर आपके मार्क्स कट कर देगा, कहेगा जी मैंने तो बोला नहीं था, ये कौन होता है लिखने वाला। क्योंकि टीचर्स को भी पता है कि आपके सिलेबस में कहाँ पे किस तरीके से हिंदी लिखी हुई, वो इंग्लिश लिखी हुई है, ठीक है ना। रीतिकाल के नामकरण के संबंध में और भी विचार सामने आए। मिश्र बंधुओं ने नाम दिया। उन्होंने कहा कि मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास को ये नाम दे दिया गया, अलंकृत काल, ठीक है। अब उनमें देखो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने शुरू से ही पढ़ी हो हिंदी में तो अलंकार, रस या फिर ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं, बहुत इंपॉर्टेंस है इनकी हिंदी के अंदर। अब ये अगर ठीक है, ये अगर सब बढ़िया है तो फिर समझो कि सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं और वो चीज़ बहुत मस्त है, वो चीज़ बहुत टॉप पर जाएगी, उसका कुछ कोई नहीं कर सकता, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उन्होंने इस युग के कविताओं के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला कि कविता अलंकृत है, यानी अलंकारों के आग्रह से युक्त है, पर या केवल अलंकार की ही अभिव्यक्ति इस काल की कविता में है। रसानुभूति की दृष्टि से इस काल की कविता का मूल्य किसी से कम नहीं है। ध्वनि और वक्रता भी उनमें पर्याप्त मात्रा में मिलती है, इसलिए अलंकारों का यहाँ पर इंगित किया गया, इम्पोर्टेंस दिखाई गई कि यार ये है, इसके बगैर कुछ भी नहीं है, इसके बगैर ये चीज़ बन ही नहीं सकती, ना बन पाएगी, ये वाली चीज़ इम्पोर्टेंस यहाँ पर रखती है। इसलिए मिश्र बंधुओं ने जिस प्रवृत्ति का संकेत करके इस काल को अलंकृत काल कहा वो एकांगी और अपूर्ण लगती है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल का नाम कला काल माना। देखो भाई, जितने पर्सपेक्टिव लोग आते जाएंगे उतना ही पर्सपेक्टिव यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग ही ये सारे इंपॉर्टेंट, ऐसे तो बहुत सारे थे पर आपको कुछ लिमिटेड पढ़ने, आपको सिर्फ कुछ ही पढ़ने, जैसे जिनके इनमें नाम आ रहे हैं उन्हीं टाइप के लोग आपको पढ़ने हैं, ज़्यादा डीप आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो जी डॉक्टर भागीरथ मिश्रा के बारे में भी यहाँ पर कि उन्होंने रीति श्रृंगार का नाम दिया। इस काल पर पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल का नाम दिया, ठीक है। इसके अलावा और हैं कि राजाओं को खुश करने के लिए श्रृंगार वर्णन हुआ उस टाइम पर, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो बहुत लंबी स्टोरी है, उसको आप ना ही पढ़ो तो बेहतर है, खामखा कंफ्यूज हो गए। इस काल को रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल और रीतिकाल का नाम दे दिया, लेकिन रीतिकाल नाम अधिक प्रचलित हो गया, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि लोगों को वही ज़्यादा अच्छा लगने लगा तो लोगों ने रीतिकाल ही रख दिया, नहीं तो इसके आपने ऊपर पढ़े कि और भी नाम लोगों ने दिए या फिर खुद आचार्य जी ने उत्तर मध्यकाल दे दिया, पर रीतिकाल ज़्यादा फेमस हो गया। इस प्रसंग में रीति शब्द का अर्थ है विशेष प्रकार की पद रचना या परिपाटी। इस काल के अधिकतर कवियों ने जितनी रचनाएं की हैं उनमें से अधिकांश अलंकार, रस, नायक नायिका, भेद, ध्वनि, गुण, दोष आदि के लक्षण और उदाहरण स्वरूप की प्रस्तुत हुई है। काव्य शास्त्र की दोष आदि के लक्षण और उदाहरण स्वरूप की प्रस्तुत हुई है, काव्य शास्त्र की मर्यादा में बंधी हुई है। भाई देखो, एक ना चीज़ लिखने की लिमिट होती है या फिर एक तरीका होता है। अब जैसे अगर मैं उर्दू में आपसे बात करूं तो मैं आपसे प्रॉपरली उर्दू में बात करूंगी कि हाँ जी ये ऐसा है, बहुत तमीज़ से, तहजीब से और बहुत ज़्यादा वर्ड्स उर्दू के यूज़ करके, है ना। लेकिन यहाँ पर ये कि सेम हिंदी का भी यही है कि हिंदी को डिस्क्राइब
डिस्क्राइब करने के लिए हम उसमें शुद्ध हिंदी का यूज़ करते हैं, उसको ये दिखाने के लिए यार ये एक्चुअली में हिंदी है। शुद्ध हिंदी पढ़कर आपको ये तो बहुत टफ हिंदी है, बहुत खतरनाक हिंदी है बोलते हो ना, सेम वो इस चीज़ इसलिए कि इसके अंदर हर चीज़ को इतना डीपली और बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो चीज़ अच्छे से डिस्क्राइब कर पाए कि एक्चुअली में वो क्या आप पढ़ रहे हो। इन विविध विषयों पर लिखने वाले कवियों को कवि न कहकर आचार्य कवि भी कहा जा सकता है, या कह दिया गया, क्योंकि वो आचार्य का पर्सपेक्टिव था। तो आचार्य जी ने जो पर्सपेक्टिव रखा और इस रीतिकाल को मानने वाले लोग आचार्य कवि कहलाए जाने लगे। ठीक है जी। इनके पूर्ण मिश्र बंधुओं ने इस अलंकृत काल का नाम दिया। इस नाम से ये प्रतीत होता है कि रीतिकाल में केवल उपमा आदि अलंकार को ही दृष्टि में रखकर काव्य रचना की गई। उधर शुक्ल जी के बाद पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसका नाम श्रृंगार काल रखा, किंतु इससे यह अभिप्राय निकल सकता है कि इस काल में केवल श्रृंगार रस को ही लक्ष्य बनाकर काव्य रचना की गई और ऊपर बताया गया कि इस काल में अलंकार को ही श्रृंगार के रूप में डिस्क्राइब किया गया। तो फिर यहाँ पर इस चीज़ को आप समझो, ठीक है ना, इस चीज़ को आप समझोगे ना अपने तरीके से, तो आप और अच्छे से इस बात को डिस्क्राइब कर पाओगे कि हाँ यार इसमें इस चीज़ को इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। तो आप देखो, जैसे मैं तो इम्पोर्टेंस आपको बता रही हूँ ना कि इसमें अलंकार इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, तो वो आपको पता होना चाहिए एक्चुअली में, क्यों आपको उस आंसर को किस तरीके से डिस्क्राइब करना है। ठीक है ना। यहाँ पे आ जाता है निष्कर्ष। नेक्स्ट क्लास में हम अपने रीतिबद्ध काव्य को कंटिन्यू करेंगे। आई होप सो कि इस क्लास में आपका कोई डाउट नहीं रहा हो। कोई डाउट, क्वेश्चन या सजेशंस है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।